हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा रहा हूं और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो विभिन्न अंग हैं उन विभिन्न अंगों के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, उस विभिन्न अंगों के बारे में आपको बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सचिवालय के बारे में बताया था। सचिवालय क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं, इन सभी बातों से अवगत कराया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पांचवा अंग है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्थिक और सामाजिक परिषद है क्या। जैसा कि मैंने विभिन्न पॉइंट को नोट कर दिया है, इसी पॉइंट के अंतर्गत मैं आर्थिक और सामाजिक परिषद का विश्लेषण करूंगा। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। आर्थिक और सामाजिक परिषद, जानते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं और उसमें पहला अंग है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद और तीसरा है न्याय परिषद और चौथा है सचिवालय, पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद और छठा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताऊंगा। यह जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसका उपबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर यानी कि अध्याय 10 के अंतर्गत अनुच्छेद 61 से लेकर 72 तक दिया गया है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 61 से लेकर 72 तक दिया गया है। चैप्टर 10 में दिया गया है। चैप्टर 10 में 61 से 72 तक आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यों का, इसकी संरचना का, इसके मतदान प्रक्रिया का, विभिन्न बातों का वर्णन किया गया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो होती है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रधान अंग है। यह भी एक प्रधान अंग है और यह अल्प विकसित देशों के बारे में, और यह अल्प विकसित देशों में या पिछड़े देशों में अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। यानी कि आर्थिक और सामाजिक संबंधी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधी विभिन्न रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करके किसको देते हैं? महासभा को देते हैं, सुरक्षा परिषद को दे देते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? केवल परामर्श देना होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य केवल परामर्श देना होता है। विभिन्न देशों में जो देश अति पिछड़े होते हैं, गरीब होते हैं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक विषमताएं होती हैं, आर्थिक विषमताएं होती हैं और सांस्कृतिक विषमताएं होती हैं, सांस्कृतिक समस्याएं होती हैं, किसी प्रकार की समस्या होती है, चाहे वह काफी पिछड़े देश हों या अल्प विकसित देश हों, उन देशों के बारे में यह अध्ययन करती है, विविध क्षेत्रों में अध्ययन करती है और अध्ययन करने के पश्चात यह किसको देती है? रिपोर्ट महासभा और सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट दे देती है। और यह एक परामर्शदायी संस्था है, यह नीति निर्माता निकाय नहीं है, यह परामर्शदायी संस्था है। नीति का निर्माण केवल महासभा और सुरक्षा परिषद ही कर सकती है। तो इस तरह से जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसका वर्णन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 61 से 72 तक दिया गया है। इसकी जो सदस्य संख्या है, तो मूल संविधान में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इसके सदस्यों की संख्या 18 रखी गई थी। अनुच्छेद 61 के तहत इसके सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? 18 रखी गई थी। सदस्य संख्या 18 रखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी सदस्य संख्या बढ़ती चली जाती है और फिर 20 दिसंबर 1971 को एक संशोधन किया जाता है। 20 दिसंबर 1971 को अनुच्छेद 61 में, इस अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है और इसकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी जाती है। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं। 54 सदस्य हैं और इनका जो निर्वाचन होता है, जो 54 सदस्य लिए कहां से जाते हैं? यह जो 54 सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन महासभा के द्वारा होता है। निर्वाचन कैसे होता है? महासभा के द्वारा होता है। 2/3 बहुमत से देश को इसमें सम्मिलित किया जाता है। 2/3 बहुमत जिस देश के पक्ष में होता है, वह देश, उस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्यता प्रदान की जाती है। महासभा के 2/3 बहुमत से लिया जाता है। साथ ही साथ भौगोलिक प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि एशियाई देश से, यूरोपीय देश से, अफ्रीकी देश से और अमेरिकी देश से, विभिन्न देशों से प्रतिनिधि इसमें लिए जाते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत।
इनका जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो 54 सदस्य होते हैं, इन 54 सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है, परंतु उनका पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। पुनर्निर्वाचन उनका किया जा सकता है और प्रतिवर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी कि इनकी सदस्यता समाप्त होती रहती है और इसकी जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष होता है। एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी कि रोटेशन ऐसा रखा गया है कि हर वर्ष एक तिहाई सदस्यों को पदमुक्त किया जाता रहे। जिस तरह से हमारे राज्यसभा में रोटेशन रखा गया है कि इसमें एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते रहते हैं, इसी तरह से इसका भी रोटेशन रखा गया है कि सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष इसकी सदस्यता से निकलते रहते हैं और उनका पुनर्निर्वाचन भी होता रहता है। आइए इसका अधिवेशन देखते हैं। अधिवेशन कब होता है? इसका अधिवेशन जो होता है वर्ष में 3 बार होता है। 3 बार प्रतिवर्ष 3 बार होता है, प्रतिवर्ष। आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो अधिवेशन होता है इसके संविधान में 3 बार होने का प्रावधान है, लेकिन 3 बार नहीं होता है। इसका अधिवेशन वर्ष में केवल 2 बार होता है। संविधान में 3 बार का प्रावधान है, लेकिन व्यवहार में 2 ही बार होता है। 2 ही बार इसका अधिवेशन होता है और ये जो अधिवेशन होता है इसकी बैठकें 4 से 6 वीक तक चलती रहती है। 4 से 6 वीक तक चलती रहती है, सप्ताह तक चलती रहती है, यानी कि 4 से 6 हफ्ते तक चलती रहती है। करीब 1 से 1.5 महीने तक इसकी बैठकें होती रहती हैं और बैठक होने के उपरांत जो रिपोर्ट तैयार होती है उस रिपोर्ट को फिर महासभा और सुरक्षा परिषद के पास भेज दिया जाता है। आइए देखते हैं मतदान प्रक्रिया क्या होती है। जैसे कि जो आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 54 होती है और यही 54 सदस्य मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु इन सदस्य राष्ट्रों के द्वारा इसमें वैकल्पिक प्रतिनिधि भी भेजे जाने का विधान है। यह वैकल्पिक प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं, लेकिन जो वैकल्पिक प्रतिनिधि होते हैं वह वोट नहीं देते हैं, वह मतदान नहीं करते हैं और प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार है। जैसे कि 2 सदस्य पहुंच जाते हैं, एक सदस्य, एक वैकल्पिक, एक प्रतिनिधि पहुंचता है, एक वैकल्पिक प्रतिनिधि पहुंचता है। तो दोनों सदस्य बैठकर दोनों सदस्य अधिवेशन में भाग लेते हैं, लेकिन केवल जो प्रतिनिधि होता है वही मतदान करता है। दोनों सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं और हर व्यक्ति को केवल एक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। सभी राज्यों का केवल एक ही मत गिना जाता है और जो निर्णय लिया जाता है वह निर्णय बहुमत से लिया जाता है। 2/3 बहुमत से इसका निर्णय लिया जाता है। जिस तरह से महासभा में 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है, उसी तरह से आर्थिक और सामाजिक परिषद में भी 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है और इसके विभिन्न पदाधिकारी होते हैं। जिस तरह से कोई भी समिति होती है उस समिति का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इसी तरह से आर्थिक और सामाजिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है? एक कमेटी है, 54 राष्ट्रों की एक कमेटी है। तो इस कमेटी का भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और इनका जो चुनाव होता है वह आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों के द्वारा ही होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों के द्वारा ही होता है। इसमें एक अध्यक्ष का चुनाव होता है और 2 उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, 2 उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, लेकिन इनका चुनाव केवल 1 वर्ष के लिए होता है और इनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है, यानी कि 1-1 वर्ष के लिए चुनाव होता है और इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। लेकिन जब तक यह देश आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य रहते हैं तभी तक उनके प्रतिनिधि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस 54 देश में कोई भी सदस्य आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्यता छोड़ता है तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। फिर उसका स्थान आर्थिक और सामाजिक परिषद में नहीं रह जाता है, वह समाप्त हो जाती है। यानी कि इनके देश की सदस्यता छोड़ने के पश्चात प्रतिनिधियों की भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। जो आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य क्या होते हैं?
अध्यक्ष के विभिन्न कार्य होते हैं, जैसा कि हर संसद के, हर सभा के अध्यक्ष के जो कार्य होते हैं, वही कार्य इस आर्थिक और सामाजिक परिषद के आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के भी कार्य होते हैं। जैसे कि अध्यक्ष का यह कार्य होता है कि अधिवेशन को बुलाना, अधिवेशन को स्थगित करना, अधिवेशन को बुलाना और अधिवेशन को स्थगित करना और अधिवेशन शुरू होने की घोषणा करना, ये सब अध्यक्ष का कार्य होता है। तो यही कार्य आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के द्वारा भी किया जाता है। यह वाद विवाद को निर्देशित करता है। अध्यक्ष के द्वारा सभा की बैठक जो होती है उसमें वाद विवाद को निर्देशित किया जाता है। अध्यक्ष ही यह तय करता है कि किसको पहले बोलना है, किसको बाद में बोलना है और किसको कितना समय बोलना है। और विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया संबंधी नियम होते हैं, उन प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन करवाने का कार्य भी अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और विभिन्न प्रश्न जो होते हैं, जिस प्रश्नों पर चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, उस प्रश्नों पर मतदान कराने का कार्य भी अध्यक्ष के द्वारा होता है। अगर मतदान बराबर हो जाता है तो वह निर्णायक मत देता है, अपना निर्णायक मत देता है और मतदान के पश्चात जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णयों की घोषणा करने का कार्य अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और सामाजिक आर्थिक परिषद के अध्यक्ष के परामर्श से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है वही कार्यवली का निर्धारण करता है, यानी कि कार्यक्रमों का वही निर्धारण करता है कि कौन कौन से कार्यक्रम होने चाहिए। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो भी रिपोर्ट महासचिव को देती है और इसका अध्यक्ष जैसा परामर्श महासचिव को देता है, महासचिव उसके अनुसार, उसके परामर्श के अनुसार कार्य करता है, कार्यविधियां तैयार करता है। तो ये विभिन्न कार्य अध्यक्षों के द्वारा किए जाते हैं। ये विभिन्न कार्य अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष। इनके जो कार्य होते हैं कुछ इसी तरह से कार्य हर सभा के अध्यक्षों का होता है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह सभी सदस्यों को निर्देशित करता रहता है और उनके साथ बैठकर चर्चा करता रहता है, बहस करता रहता है, वाद विवाद करता रहता है और अंतिम रूप से जो प्रस्ताव मतदान की प्रक्रिया में पारित कर दिए जाते हैं वही सर्वमान्य हो जाता है और उसी निर्णय को वह महासचिव को दे देता है। आइए देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य कौन कौन से होते हैं। पावर एंड फंक्शन, कार्य कौन कौन से होते हैं, इनका गठन किस लिए किया गया है, ये विभिन्न कार्य हैं। पहला कार्य है अध्ययन एवं प्रतिवेदन देना। यह जो आर्थिक और सामाजिक परिषद होती है यह पिछड़े देशों का, अल्प विकसित देशों का अध्ययन करती है। जो पिछड़े देश होते हैं, जैसे लैटिन अमेरिका के देश होते हैं, अफ्रीका के देश होते हैं, कुछ एशियाई देश होते हैं, कुछ यूरोपीय देश होते हैं। जो पिछड़े देश होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, उनका यह अध्ययन करती है। अध्ययन किस चीज का करती है? सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, शैक्षणिक समस्या, वहां पर उन देशों में जो भी समस्याएं विद्यमान होती हैं कि उन सभी समस्याओं का यह अध्ययन करती है। साथ ही साथ विकास संबंधी अध्ययन करती है कि उस देश का विकास क्यों हुआ, उस देश का विकास कितना हुआ है, वह क्यों पिछड़े हुए हैं, वहां पर कौन कौन से ऐसे उत्तरदायी कारण हैं कि वह अभी तक विकास नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे देशों का अध्ययन यह आर्थिक और सामाजिक परिषद करती है और उनका अध्ययन करके प्रतिवेदन तैयार करती है, रिपोर्ट तैयार करती है और रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात यह फिर महासचिव को दे देती है, या महासभा या सुरक्षा परिषद कर सकते हैं, इनको यह दे देती है। दूसरा कार्य है विचार विमर्श एवं सिफारिश करना। यह विभिन्न देशों की समस्याओं पर विचार विमर्श करती है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं विभिन्न देशों में विद्यमान हो सकती है, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट हो सकता है, महिलाओं की दयनीय स्थिति हो सकती है, रंग भेद हो सकता है, काले और गोरे के बीच विभिन्न प्रकार के जो विवाद होते हैं, नस्ल भेद हो सकता है, संप्रदायवाद हो सकता है, आतंकवाद हो सकता है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हो सकती हैं, सांस्कृतिक पिछड़ापन हो सकता है, सामाजिक पिछड़ापन हो सकता है, जाति की समस्या हो सकती है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं जो सामाजिक समस्याएं होती हैं। और जो आर्थिक समस्याएं होती हैं कि वहां का न्यूनतम आर्थिक विकास का स्तर कितना है, वहां आर्थिक विकास क्यों नहीं हुआ है। तो इस तरह से आर्थिक और सामाजिक विषयों पर यह चर्चा करती हैं, विचार विमर्श करती हैं और विचार विमर्श करने के पश्चात
यह सिफारिश करती है। किसको? महासभा को यह सिफारिश करती है, महासभा को यह सिफारिश करती है। और यह महासभा को जब सिफारिश करती है तो इनके सिफारिशों का क्रियान्वयन महासभा के ऊपर निर्भर होता है, महासभा के ऊपर निर्भर होता है, महासचिव के ऊपर निर्भर होता है। और फिर विभिन्न समस्याओं के निदान करने के लिए यह विभिन्न प्रकार की सिफारिश करती हैं। और यह सिफारिश किसको दे देती हैं? वह महासभा को दे देती हैं, महासभा को दे देती हैं, या फिर वह महासचिव के सुपुर्द कर देती हैं। तीसरा है आर्थिक और प्राविधिक सहायता। जो देश बहुत पिछड़े हैं, जिनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, जहां पर औद्योगिक पिछड़ापन है, जहां पर जिनका जीवन स्तर काफी न्यून है, ऐसे देशों के लिए वह आर्थिक सहायता उपलब्ध करती है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती हैं और प्राविधिक सहायता भी उपलब्ध कराती हैं। यानी कि औद्योगिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए जो भी तकनीकी सहायता होती है, तो तकनीकी सहायता भी यह विभिन्न देशों को उपलब्ध कराती है। चौथा है मानव अधिकारों का विकास। यह विभिन्न जो पिछड़े देश होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, या फिर विभिन्न देश होते हैं, चाहे वह विकसित हो, अविकसित हो, अल्प विकसित हो या पिछड़े देश हो, वह विभिन्न देशों के बारे में मानव अधिकारों पर रिपोर्ट तैयार करती है, मानव अधिकारों का विकास करने का प्रयत्न करती है, विभिन्न कार्यक्रम चलाती है, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मानव अधिकारों की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। और इसीलिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के सहयोग से 1946 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1946 में की जाती है, इसी के सहयोग से की जाती है। और यह नारियों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करती है कि विभिन्न देशों में नारियों की स्थिति क्या है। इसी तरह से जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को रोकती है, मानवाधिकारों के हनन को रोकती है। इसीलिए 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। तो यह मानव अधिकारों को लेकर काफी सतर्क रहती है, काफी सचेत रहती है, संवेदनशील रहती है। किसी भी राष्ट्र में यदि मानव अधिकारों का हनन होता है तो वह यह रिपोर्ट किसको दे देती है? महासभा को दे देती है, और महासभा उस संबंध में निर्णय लेती है और कार्रवाई के लिए सुरक्षा परिषद को आगाह करती है, सुरक्षा परिषद को सिफारिश करती है। सहयोग और समन्वय। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अभिकरण होते हैं, ये तो मुख्य अभिकरण हैं, जो 6 हैं यह तो मुख्य अभिकरण हैं। इनके अलावा अनेक सहयोगी एजेंसियां होती हैं, सहयोगी अभिकरण होते हैं। तो यह जो आर्थिक और सामाजिक परिषद होती है, विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करती है, सहयोग स्थापित करती है, लोगों को संसाधन प्रदान करती है और आपस में सभी विभागों के बीच आपस में सहयोग और समन्वय का कार्य करती है। और जो अंतिम कार्य होता है वह अंतिम कार्य है चार्टर के प्रावधानों का क्रियान्वयन करना। आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो कार्य, आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यों का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किया गया है। यानी कि 61 से लेकर 72 तक के चैप्टर 10 में किया गया है कि इसको कौन कौन से कार्य करना है, इसको कौन कौन से कार्य करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो इसको दायित्व सौंपे गए हैं, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद को दायित्व सौंपे गए हैं, यह अपने दायित्वों का निर्वहन करती है और चार्टर में दिए गए समस्त कर्तव्यों और अधिकारों का यह पालन कराती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, वह उसको परीक्षा में आने की संभावना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।